गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 17वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है और जो टॉपिक मैंने पिछले वाले में लिया था उसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू और कर रहा हूँ, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत वाला था और अभी जब तक आप उसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ लेते तब तक थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अभी मैं कोई भी चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको हर प्रश्नावली का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना। और फिर जैसा भी होगा, अगर ये टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लंबा खींचने लग जाता है तो मैं कोई एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा इसके अंदर से, लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन की सबकी, ठीक है। अब उसी टॉपिक को ले रहे हैं जो पहले हमने टॉपिक लिया था। तो पिछले वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालते हैं और उसके मापांक और पूर्णांक के मान निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ही रियल नंबर होना चाहिए, एक ही इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। तो इसी का एक पार्ट हम ले रहे हैं दोबारा से। जैसे एक क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है कि 5 प्लस आयोटा रूट 3, 5 प्लस आयोटा रूट 3 और 4 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 और आयोटा इसमें आ ही रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब देखिए टॉपिक वहीं से चालू होता है जहाँ से हमने पिछले वाले को शुरू किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर और थीटा का मान निकालना है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है भी? ये वाला दोबारा देखिए ध्यान से, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ही बार रियल नंबर आना चाहिए और एक ही बार इमेजिनरी नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। पहले वाले में तो फिर भी स्क्वायर बना हुआ था तो हमने सॉल्व किया, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा आ रहा है कि ये संख्या है। जब इस प्रकार की कोई संख्या आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं, इसका विपरीत चिन्हों से गुणा भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 प्लस आयोटा रूट 3 है अपॉन में 4 माइनस आयोटा 2 रूट 3 है, इसका विपरीत चिन्हों से गुणा भाग कर दिया तो 4 प्लस आयोटा 2 रूट 3 अपॉन 4 प्लस आयोटा 2 रूट 3, यह आ गया, ठीक है। यहाँ तक का काम कर दिया हमने। जब हम इस तरह का काम कर लेते हैं उसके बाद में हमें क्या काम करना है, इनका गुणा करना है, सिंपल गुणा करना है। तो जैसे 5 को 4 से गुणा किया तो 20 आ जाएगा, फिर 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 हो गया, पर आयोटा चल रहा है तो 10 इंटू रूट 3 कर दिया, रूट 3 से इसको गुणा कर दिया तो प्लस आयोटा 4 रूट 3 हो गया। आयोटा को, ये आयोटा रूट 3 को इससे गुणा कर रहे हैं तो देखिए आयोटा आयोटा से गुणा होता है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 से गुणा हो गया तो 3 हो गया, 2 यहाँ पहले से ही चल रहा है, 2 को ऐसे रखा, अपॉन में 4 माइनस आयोटा 2 रूट 3 और 4 प्लस आयोटा 2 रूट 3, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है इसमें देखिए 20 तो यहाँ पे है ही, इसको ऐसे रखिए। आयोटा 10 रूट 3 और आयोटा 4 रूट 3, इन दोनों को मिला लेते हैं। तो इनको मिला लिया तो क्या आ जाएगा, आयोटा 14 रूट 3, है ना, आयोटा 14 रूट 3 हो गया, ठीक है। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बता चुका हूँ मैं आपको, याद हो जानी चाहिए अब तो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, माइनस ही हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो माइनस का 6 हो गया यहाँ से, ये माइनस का 6 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस है ही, आयोटा स्क्वायर -1 होगा उसके कारण ये प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद देखिए 20 ये है और माइनस का 6 ये, 20 में से -6 गए तो 14 हो गए, प्लस आयोटा 14 अंडर रूट 3 बटे में 28 हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होता है, 14 कॉमन निकाल दिया, 14 कॉमन निकाला तो यहाँ से बच गया 1 प्लस आयोटा रूट 3, है ना, और बटे में 28 हो गया, ठीक है। इससे ये कट गया और क्या बचा, 14 से जब ये कट गया 2 बार तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, अलग अलग करिए इनको, तो 1/2 प्लस आयोटा रूट 3 बटे 2। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बनता है वो क्या बनता है, 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। क्लियर होगी बात? अब बात समझ में आ रही है कि
कि यहाँ पर जो दिया जा रहा था उसको और इसमें, इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है ना, यही अंतर बस आपको समझना है। ये अंतर समझ में आते ही हम ये कह सकते हैं कि हमें एकदम क्लियर समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है ना। अभी बताया था मैंने कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें एक ही आयोटा होना चाहिए, मतलब एक ही इमेजिनरी नंबर होना चाहिए और एक ही रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर रियल नंबर भी 2 बार आ रहा है, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर भी 2 बार आ रहा है, तो गलत बात हो गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं माना जाएगा इसको माना जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में चेंज करने के लिए हमने परिमेयीकरण का यूज़ किया, विपरीत चिन्हों से गुणा भाग किया, विपरीत चिन्हों से गुणा भाग करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार इसको नोट करिए अब, और फिर अपना क्वेश्चन आर और थीटा के लिए यानी मापांक और पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। तो फिर वही सिंपल तरीके से काम चलेगा। इसको लिख लेता हूँ, फिर ये भी मिटा देते हैं। हमारे पास आंसर आया है 1/2 प्लस आयोटा √3/2 आ गया। इसको मिटा दीजिए। अब देखिए, अब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको प्राप्त हुआ, ये सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई है, इस सम्मिश्र संख्या को हम पहले ध्रुवीय रूप में बदलते हैं, है ना। ध्रुवीय रूप में बदलेंगे तभी तो आर और थीटा आएगा। तो ध्रुवीय रूप में बदल दिया, 1/2 प्लस आयोटा √3/2 बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें आर और थीटा निकालने के साथ साथ मैं आपको ध्रुवीय रूप भी बताता जा रहा हूँ। इसमें मेरे 2 काम हो रहे हैं एक साथ और 2 नॉलेज आपको मिल रही हैं। अगर कोई क्वेश्चन ये आता है कि भाई आर और थीटा निकालिए, तब भी आप इसको इसी विधि से करेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई आपसे ये कह देता है कि भाई ध्रुवीय रूप में चेंज करिए, तो भी आप इसी विधि से करेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ही बातें सेम हैं, लेकिन एक में तो कहता है ध्रुवीय रूप में लिखिए और एक में कह देता है कि आर और थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रोसेस दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एक ही विधि से काम को किया है। अब क्या करते हैं, इनको अंदर गुणा कर देते हैं, तो 1/2 आ जाता है प्लस आयोटा √3/2 बराबर आर को अंदर गुणा किया तो आर कॉस थीटा, ये आर अंदर गुणा हुआ आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही काम हम कर चुके पहले वाला ही। तो जब हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, वास्तविक और काल्पनिक पदों की तुलना करनी होती है। तो यहाँ लिख देते हैं वास्तविक व काल्पनिक पदों की तुलना करने पर, ठीक है। वास्तविक और काल्पनिक पदों की तुलना करते हैं, तो वास्तविक पद क्या बन रहा है, आर कॉस थीटा, तो ये बनता है आर कॉस थीटा, है ना। और यहाँ से तो आर कॉस थीटा हो गया और यहाँ से क्या हो गया, 1/2 आ गया, ठीक है। ये स्थिति आ गई। फिर उसके बाद में इसको तो नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमें करना है काल्पनिक पदों की तुलना। तो काल्पनिक पद क्या आ रहे हैं, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा का मान किसके बराबर आ रहा है, आर साइन थीटा बराबर √3/2, ये नंबर 2, ठीक है। ये स्थिति हो गई। अब क्या करेंगे बताइए, तरीका अब तो याद हो गया होगा आपको। समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दिया जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, भाई LHS वाला जो पार्ट है वो वर्ग करके जोड़ दिया, ठीक है। और तो RHS वाला पार्ट भी ऐसे ही जोड़ा जाएगा। अब RHS में क्या आ रहा है, 1/2, तो 1/2 का वर्ग कर दिया, प्लस यहाँ पर आ रहा है √3/2, तो √3/2 का वर्ग कर दिया, हो गया, सही है। अब इसमें से देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया 1/4, इसको हल कर देते हैं, यहाँ से आ गया 3/4। इनको जोड़ लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो आर स्क्वायर ही बन जाएगा। क्लियर बात है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, बचा क्या, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। 1/4 और 3/4
एलसीएम कर दिया, एलसीएम कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 1 + 3 हो गया, 4/4 हो गया, और 4/4 तो मतलब 1, यानी r² बराबर 1 आया। जब r² बराबर 1 आता है तो इसका मीन्स हो जाता है कि हमें r का मान चाहिए, और r का मान किसके बराबर होगा, r का मान होगा 1 के बराबर। क्लियर बात है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम थीटा का मान निकालते हैं। देखिए अब थीटा का मान निकालते हैं, तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, है ना, ये मान दे दिया हमने, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर ये काम हो जाता है। अब 2 में आप 1 का भाग दे रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 2 में 1 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाता है r sin थीटा अपॉन r cos थीटा बराबर √3/2 और 1/2। r से r कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया tan थीटा बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1। तो ये तो आपको पता ही है भाई, √3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन 1 को हम हटा भी सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि भाई ये जो tan आ रहा है ना, ये जो थीटा है, मतलब ये वैल्यू जो आ रही है √3, ये tan थीटा में कितने डिग्री पे आती है। तो सारणी याद होनी चाहिए आपको, अभी तक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा करेंगे हम इस सब चीज़ों को। तो ये कितने डिग्री पे आता है, ये मान कितने डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। तो tan से ही tan कैंसिल हो गया और थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इस 60 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर π/3। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तीसरी प्रश्नावली का ही सारा खेल है ये, ठीक है। तो ये थीटा का मान आ गया और ये r का मान आ गया, बस यही चीज़ें आपसे पूछी गई थी। एक बार दोबारा देख लीजिए, हल्का सा एक रिवीजन ले लीजिए इसका, और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो भी वो इनमें से क्वेश्चन को देख के काम कर सकते हैं। बाकी बुक आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक चेंज हुई है, नई बुक्स आई हैं, पुरानी वाली बुक काम नहीं करेंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को आपको करना है। फिर एक थोड़ा सा नया तरीका बता देता हूँ इसमें। जैसे दूसरा तो मैंने कर ही दिया, तीसरा है 1 + आयोटा 2 + आयोटा अपॉन 3 - आयोटा, है ना, ये तीसरा। और चौथा है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ये है। तो ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए, और इन क्वेश्चन को भी हमें इसी टाइप से करना है। तरीका पहले समझ लीजिए कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक ही रियल नंबर होना चाहिए, एक ही इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर रियल नंबर भी 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर भी 1 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हमको इनको 1 बनाना होता है ना, रियल नंबर भी 1 लेके आना है और इमेजिनरी नंबर भी 1 लेके आना है, और उसके बाद हम अपना ये काम शुरू करते हैं, ठीक है। तभी हम इसको कर पाते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अभी इनके कुछ वैल्यूज़ हैं, ये भी हमको निकालने पड़ते हैं। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ये भी हम ले लेते हैं। एक आता है योज्य प्रतिलोम और एक आता है गुणन प्रतिलोम, है ना, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। तो देखिए इसमें क्या सिस्टम आता है, चीज़ बहुत आसान है, नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। नाम देखिए इसका कि योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब योग करने वाला। मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दी, जैसे हम इसी से उदाहरण से ही ले लेते हैं कि 3 + 4 आयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको ये दिया गया और हमसे ये कह दिया गया कि 3 + 4 आयोटा का, है ना, 3 + 4 आयोटा का योज्य प्रतिलोम निकालिए। अगर हमसे ये कहा गया तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि योग करना है। और योग का प्रतिलोम क्या होता है, योग का प्रतिलोम, पहले तो ये चीज़ समझिए कि इसका मतलब क्या है। योग का प्रतिलोम से मतलब होता है कि आपके पास कोई डिजिट है, कोई, ये तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ,
इसके लिए आप एक नॉर्मल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिजिट के लिए, कि मान लीजिए आपके पास कोई डिजिट है, जैसे 7 है ना, 7 कोई संख्या है। अब आपसे कोई ये कहता है कि 7 में क्या जोड़ें कि इसका आंसर 0 आ जाए। ध्यान से देखिए, 7 में क्या जोड़ें कि इसका आंसर 0 हो जाए। बताइए क्या जोड़ें, जोड़ना है। 7 में क्या जोड़ें कि इसका आंसर 0 हो जाए। तो ये तो क्लियर बात है भाई, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव संख्या होगी तो मान तो लगातार बढ़ता जाएगा। 7 है, 7 का 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, कुछ भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव संख्या होगी तभी तो वो उसका जो वैल्यू है वो कम होगा। तो मान क्या आता है हमारे पास, 7 है। 7 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो हम -7 जोड़ देते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। 7 में -7 जोड़ दिए तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये जो -7 हमने जोड़ा है ये कहलाता है योज्य प्रतिलोम, है ना। जो चीज़ हम जोड़ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ये कहलाती है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ये टॉपिक हमारा इस तरह से चलेगा। तो सेम इसके अंदर भी यही काम करना है, जैसा वहाँ पे किया है वही काम ये करना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया जाए, अब तो ये तय बात है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही जुड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ जोड़ना है। मान लीजिए हमने a + आयोटा b जोड़ लिया, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही जुड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इनको जोड़ने के बाद इनका आंसर 0 आना चाहिए। जैसे वहाँ पे किया है कि ये रियल नंबर है तो रियल नंबर में कोई रियल नंबर ही जुड़ेगा और उसका आंसर 0 प्राप्त होगा। तो वही सेम सिस्टम इसमें भी करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ेगा और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे इसका ब्रैकेट खोल देते हैं तो 3 + 4 आयोटा और a + आयोटा b बराबर 0 + आयोटा 0, ऐसे लिखना है इसको। अब उसके बाद में रियल नंबर ये भी है जिसमें आयोटा नहीं है, रियल नंबर ये भी है इसमें भी आयोटा नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है इनमें आयोटा है। तो क्या करना पड़ेगा फिर, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो इसमें भी वही करना है, वास्तविक व काल्पनिक पदों की तुलना करने पर, वास्तविक और काल्पनिक पदों की तुलना कर दी। तो वास्तविक और काल्पनिक पदों की जब तुलना करते हैं तो देखिए क्या मान आता है। यहाँ से रियल पद है 3, यहाँ से रियल पद है a और यहाँ से रियल पद क्या आ रहा है 0, है ना। तो इस पक्ष में तो आ रहा है 3 + a, भाई दोनों जुड़ रहे हैं ना, 3 + a, दोनों को एक साथ लिख दिया। और इस पद में क्या आया रियल नंबर में 0, है ना। तो ये हो गया। इससे हल करिए, कोई समीकरण नहीं डालना, कोई वर्ग वगैरह नहीं करना, बस इसको हल करिए। जब इसको हल करते हैं तो 3 को पक्षांतरण कर देते हैं, a बराबर -3 आ गया एक वैल्यू। इसी तरीके से जब हम इमेजिनरी नंबर की तुलना करते हैं तो इमेजिनरी नंबर में 4 आयोटा, यहाँ से + आयोटा b बराबर आयोटा 0, ये भी तो आ रहा है इमेजिनरी नंबर। अगर यहाँ के हमने आयोटा लिए तो वहाँ का भी आयोटा लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ का आयोटा नहीं ले रहे हैं तो यहाँ का भी मत लीजिए, आपकी इच्छा है। अब आयोटा को हमने कॉमन निकाल लिया तो 4 + b बराबर आयोटा 0। आयोटा से ये वाला आयोटा कट गया और बचा क्या, 4 + b बराबर 0। 4 का पक्षांतरण उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा -4, ये आंसर आ गया। तो a और b के मान आ गए, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इसका योज्य प्रतिलोम निकालिए। तो हमने ये कहा कि 3 + 4 आयोटा में क्या जोड़ा जाए कि आंसर 0 हो जाए। क्या जोड़ा जाए, तो हमने क्या जोड़ा, a के स्थान पे 3 और b के स्थान पर -4 लेना है। तो आप लिखेंगे अतः सम्मिश्र संख्या क्या बनेगी। अभी तो ये रियल नंबर है, दोनों अलग अलग प्राप्त हुए हैं, तो सम्मिश्र संख्या क्या बनेगी, इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो होगा -3 + आयोटा -4। तो -4 को यहाँ ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम यानी सम्मिश्र संख्या जो आएगी और इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -3 और +4, और -3 और -4, सॉरी -3 आ रहा है और -4 आ रहा है ना। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसी टाइप का होता है एक गुणन प्रतिलोम, तो उसके बारे में भी हम फिर नेक्स्ट में बात करेंगे। और फिलहाल तो अभी आप इसको देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। थोड़ा सा आप पढ़ के देखिए और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आपको लेके,
क्योंकि टॉपिक अगर ज़्यादा डीपली चला जाएगा तो फिर हमें उसके लिए डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, और डिटेल अभी हमने नहीं पढ़ी हैं। ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज का। तो आपको ये भी नहीं सोचना कि भाई कौन सी एक्सरसाइज करनी है या कैसे करनी है। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैंने बोला है कि जो भी बच्चे नए हैं वो अभी फेयर में नहीं करेंगे इस काम को, टोटल रफ में करेंगे, ठीक है। अभी फेयर कॉपी नहीं बनानी है आपको।